हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई थिंक आपको पता होगा कि सुबह सुबह 2400 स्टाफ नर्स का जो रिज़ल्ट था यूपीएनएचएम के द्वारा फाइनली 6 महीने के बाद ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, अभी जाके जुलाई में रिज़ल्ट आया। देर से आया पर दुरुस्त आया। आई होप कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी। रिज़ल्ट तो आया, साथ में बहुत सारे डाउट्स को भी लेके आया। तो सुबह से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर देना चाहिए, जिससे कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मन में भी जो डाउट है इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ऑप्शन भी है। साथ में अगर कोई आपको डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं 80% कमेंट्स का रिस्पॉन्स ज़रूर देती हूँ। अगर क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं, तो मैं एक वीडियो अपलोड करके डाल देती हूँ, जिससे कि सारे स्टूडेंट के कमेंट क्लियर हो जाते हैं। इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कट ऑफ कितनी रही है, और साथ में कुछ कैंडिडेट को डाउट है कि अभी और भी लिस्ट आएगी तो ये भी मैं बताऊँगी। लोकेशन प्रेफरेंस का ऑप्शन कब आएगा ये भी बताऊँगी। साथ में वेटिंग लिस्ट आएगी, श्योर है आएगी, कितनी आएगी ये भी बताऊँगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं ये इस वीडियो में मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूँगी कि उतने डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन उससे कम नहीं होगा। सीएचओ कैंडिडेट्स जो अभी सीएचओ ज्वाइन किए हैं, 2.5 लाख का बॉन्ड भर दिए, अभी उनका सिलेक्शन इस वाली वैकेंसी में भी हो गया। तो मोस्ट ऑफ सीएचओ कैंडिडेट्स को बहुत सारा डाउट है कि अभी हमारा सीएचओ में हो गया तो मेरा स्टाफ नर्स का आ गया, तो क्या हमें उसमें जाना चाहिए या फिर सीएचओ को कंटिन्यू करना चाहिए। यूपीएससी कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, बहुत ही जल्द उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो इनका भी सिलेक्शन इस 2400 रिज़ल्ट में हुआ है। तो उनके लिए भी मैं बताने वाली हूँ कि ये वैकेंसी उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक आप इसमें अपना किस्मत आजमा सकते हैं, मतलब इसमें आप तब तक अपना टाइम पास कर सकते हैं या फिर कुछ दिन के लिए काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सारी डिटेल बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहली बात कि कट ऑफ कितनी रही, और एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि ये जो 9/11/2021 का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले मैं बताऊँगी कट ऑफ क्या रही इस स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की। ये जो लिस्ट आई है इसमें कुछ भी आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं दिया, सीरियल नंबर भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर और नाम दिया, और सिर्फ कैटेगरी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ सिर्फ यही दिया। कुछ लोगों ने इस लिस्ट को पूरा नहीं पढ़ा, ऊपर बस देख लिया कि चाइल्ड हेल्थ एसएनसीयू का आया हुआ, एनबीएसयू का आया हुआ, तो उनको लगा कि ये पूरा पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है, तो उन्होंने अपना नाम सर्च नहीं किया। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये फाइनल लिस्ट है, और इसमें जितने भी 9 डिपार्टमेंट दिए गए थे सारी की सारी लिस्ट आई हुई है। इसके अलावा कोई अलग से लिस्ट एडिशनल नहीं आएगी। आपका जो भी नाम है आप इसी लिस्ट में सर्च करोगे, जैसे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट की इसमें दी गई है। एक चीज़ आप देखेंगे कि इसमें ना तो सीरियल नंबर दिया गया और साथ में डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट का उतने ही नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उससे कैंडिडेट को डाउट है कि उनके अच्छे नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं है, लेकिन उनसे कम वाले का हो गया। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो इसका कट ऑफ है वो कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी नहीं बता सकता। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इसमें 9 डिपार्टमेंट टोटल थे, और 9 डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो मैटरनल हेल्थ में अप्लाई किए थे। तो मैटरनल हेल्थ की जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, अच्छे नंबर पाने वालों का भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैटरनल हेल्थ में सबसे ज़्यादा सीटें थी, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने मैटरनल हेल्थ में ही अप्लाई किया था। तो इसकी वजह से इसमें जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। अदर कैटेगरी में आप देख सकते हो, तो अदर कैटेगरी में कैंडिडेट ने अप्लाई ही नहीं किया था बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हो जिसमें कम सीटें थी, एसएनसीयू, एनआरसीयू या फिर कम्युनिटी प्रोसेस, तो ऐसे वाली जो वैकेंसी थी उसमें अब एप्लीकेशन ही कम आया था। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें कि कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं, मतलब कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं किए थे, और जो अप्लाई भी किए थे वो जो मिनिमम कट ऑफ था 33% ओबीसी और जनरल के लिए जो 33% था, और एससी के लिए 30% कट ऑफ, यानी कि 30 नंबर जो था वो नहीं पाए हैं। तो उस डिपार्टमेंट में सीटें जो है वो खाली भी रह गई हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो पीडीएफ है वैकेंसी बढ़ के 2700 कुछ हो गई थी, प्लस हो गई थी। लेकिन जो ये लिस्ट है, तो इसको जब आप एक्सेल से काउंट करते हो तो ये जो लिस्ट है वो पूरी उतनी नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि मैम पूरी लिस्ट क्यों नहीं आई है, अभी और लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले मैं बता दूं कि आपको पता है इसमें 9 डिपार्टमेंट थे, और सबसे ज़्यादा मैटरनल हेल्थ में लोगों ने अप्लाई किया था, और सारे डिपार्टमेंट में बहुत रेयरली लोगों ने अप्लाई किया था। सीट इसमें ज़्यादा थी, इस वजह से इसमें अप्लाई किया था। कम्युनिटी प्रोसेस में अप्लाई किया था, इक्का दुक्का लोगों ने अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। तो इस वजह से उन सारे डिपार्टमेंट की जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, इसी वजह से इतनी ही लिस्ट आई है।
अब एडिशनल कोई लिस्ट नहीं आएगी, इतने ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि बाकी सब में बच्चों ने अप्लाई नहीं किया और बच्चों ने अप्लाई भी किया है तो मिनिमम कट ऑफ नहीं पाया, इस वजह से वो सारी सीटें खाली रह गई हैं। और बाकी जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है यही सिलेक्शन फाइनल लिस्ट है। अब लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो नंबर है वो ज़्यादा है और मेरी फ्रेंड का नंबर कम है, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था, एक 4 दिसंबर को और शायद एक 11 दिसंबर को हुआ था। तो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका स्कोर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे ही ये नंबर, आपके नंबर के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहले तो पेपर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में भी नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है कि अगर आप सेम शिफ्ट में 2 फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने अच्छा क्वेश्चन किया है तो सबका नॉर्मलाइजेशन अलग अलग हुआ। डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उस अटैम्प्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपके फ्रेंड ने कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ये रिज़ल्ट आया हुआ है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कट ऑफ जो है वो कितनी गई है, और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ गई है, एक कट ऑफ नहीं गई है। तो जब तक जो है वो फाइनली स्कोर कार्ड यूपीएनएचएम के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा तो हमें कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं बता सकता कि इसकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई, क्योंकि मेरिट आपकी कुछ और है, आपने जो स्कोर गेन किए थे वो कुछ और है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के 10 नंबर बढ़े हैं, किसी के 5 नंबर बढ़े, किसी के 2 ही नंबर बढ़े उसी शिफ्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुआ है। अब जो है आगे क्या प्रोसेस होने वाला है ये भी मैं बता दूं। आप यहाँ पे लास्ट में देखोगे कि रैंक अंडर कैटेगरी एंड अदर डिटेल विल बी शेयर थ्रू स्कोर कार्ड एंड लिंक रिगार्डिंग द सेम विल बी अपलोडेड ऑन यूपीएनएचएम पोर्टल शॉर्टली। जल्द ही आपको जो कैटेगरी डिटेल्स और साथ में जो स्कोर कार्ड है वो जारी होगा, और आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो स्कोर कार्ड आता है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आपकी चाहिए। तो ये इस पीडीएफ में दूसरा कुछ नहीं लिखा है। तो आई होप कि बहुत ही जल्द, मतलब कि कह सकते हैं कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस और साथ में पोस्टिंग की डेट भी आ जाएगी कि कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगी। स्कोर कार्ड आएगा तो हमें एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कितने पे सिलेक्शन हुआ है और आपकी मेरिट कितनी रही है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल मार्क है वो तो आपको पता है, आपने आंसर किसे मिला लिया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर आया ये आपको नहीं पता है। तो उसके लिए आप वेट करिए, जैसे ही नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ जाएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना था, इस वजह से आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो ये चीज़ इसमें ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं बात करूँ कि इसमें और भी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो है ये पूरी लिस्ट है, बाकी जिनके नाम नहीं है या फिर सीटें खाली रह गई हैं इस वजह से इसमें इतने ही नाम है। इसके अलावा इसकी एडिशनल कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। टोटल इसमें 9 डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट आ चुकी है, तो अब इसके अलावा कोई एडिशनल लिस्ट नहीं आएगी। लोकेशन प्रेफरेंस का मैंने बताया कि 1 से 2 हफ्ते में लोकेशन प्रेफरेंस का और साथ में स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो हाँ श्योर है वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो छोड़ेंगे। अभी तो ये फर्स्ट लिस्ट आई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का है। अभी सीटें खाली होंगी। सीटें खाली इसलिए होंगी कि अभी जस्ट ही सीएचओ की ज्वाइनिंग हुई है, तो सीएचओ में बॉन्ड फिल कर दिया गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। ज्वाइनिंग लेंगे भी है तो वो ड्यूटी नहीं करेंगे, तो फिर बाद में वो सारी चीज़ें वेटिंग लिस्ट में आके क्लियर आ जाएगी। वेटिंग लिस्ट इतनी जल्दी नहीं आती है, 1-2 महीने टाइम लगेंगे वेटिंग लिस्ट आने में। तब तक उन्हें क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग इसमें छोड़ने वाले हैं। अगर यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग, चांसेस हैं कि इस महीने अपडेट आपको मिलेगी यूपीपीएससी के ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो यूपीपीएससी कैंडिडेट भी हैं जो यूपीएनएचएम को छोड़ेंगे, लेकिन अगर यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग हो जाती है तभी यूपीएनएचएम को छोड़ेंगे, लेकिन ज्वाइन तो सारे कैंडिडेट करेंगे अगर इसमें सिलेक्शन हुआ है उनका। और करना भी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है बॉन्ड नहीं भरना है। तो जब तक आपका यूपीपीएससी का ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, एज वेल एज़ अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दूसरी बात कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी मैं बता दे रही हूँ। उसके पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएचओ कैंडिडेट जो यूपीएनएचएम में भी सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी वो बॉन्ड भर चुके हैं, तो वो लोग क्या करें। बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे से पूछा है कि वो अपने सीएचओ जॉब से थोड़े परेशान है, इरिटेटेड है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फील्ड वर्क है, और जो उनको ज्वाइनिंग प्लेस मिला है बहुत ही ज़्यादा दूर मिला है। तो अभी वो क्या करें, स्टाफ नर्स में भी उनका हो चुका है, तो ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने 2.5 लाख का बॉन्ड पे कर दिया है तो आप प्लीज़ यूपी सीएचओ को ना छोड़ें, क्योंकि एक तो पहली बात कि वो सैलरी ठीक ठाक है उसमें। एनएचएम में क्या है कि आपको 20,000 तक का सैलरी है, और उसमें आपको लगभग 35,000 मिल रहे हैं। 20,500 आपको ऑन हैंड सैलरी मिल रही है। एडिशनल जो आपको मिल रहा है वो, हाँ इंसेंटिव थोड़ा बाद में मिल रहा है पर मिल तो रहा है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है एनएचएम का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा तो यूपीपीएससी में हेल्प हो जाएगी। लेकिन जब तक आप यूपीपीएससी में 5 साल पे वैकेंसी आ रही है, जब तक आप संविदा की जॉब करेंगे, तब तक आप इतनी कम सैलरी पे काम करेंगे तो आपका उतना खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने सीएचओ ज्वाइन किया तो आप सीएचओ ही करें।
स्टाफ नर्स में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टाफ नर्स में क्या है कि सैलरी कम है और आपको 3 टाइम की ड्यूटी मिल सकती है, लेकिन सीएचओ में क्या है कि आपको डे टाइम में ड्यूटी करनी है। हाँ, एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा स्टाफ नर्स का जो यूपीपीएससी में या फिर अदर जगह पे मांगता है। तो अगर मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। क्या भरोसा कि एक्सपीरियंस मिलने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बेटर है आप अगर सीएचओ ज्वाइन कर लिए तो सीएचओ ही करें, वो बेस्ट है स्टाफ नर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टाफ नर्स में सैलरी कम है और 3 टाइम्स की ड्यूटी है। सीएचओ में यही है कि सैलरी ठीक ठाक है और उसके बाद से फील्ड वर्क तो है, बट आपका जो काम है वो ईज़िली तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, डे टाइम में काम है। और बहुत सारे सीएचओ सेंटर्स ऐसे हैं जो वर्कलोड नहीं है, कुछ लोग को वर्कलोड है। पर जो सीएचओ कैंडिडेट हैं उनको मैं नहीं बोलूँगी कि आप स्टाफ नर्स आके फिर से ज्वाइन करो। नेक्स्ट है कि यूपीपीएससी जो है वो कैंडिडेट क्या करें, ज्वाइन करें या ना करें। तो 100% आप ज्वाइन करिए इसको, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। और दूसरा, यूपीपीएससी ज्वाइनिंग तो अपने टाइम से होगी ही, होप्स हो कि इसी मंथ कुछ अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। तो जब तक नहीं हो रही है तब तक अगर इसका ऑप्शन आ रहा है ज्वाइनिंग का तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। अब लास्ट में बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो बहुत केयरफुली आप सुनिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको चाहिए। हाई स्कूल का जो मार्कशीट और उसके साथ में जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। जीएनएम किया है तो जीएनएम की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होता है, अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी की मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, और डिप्लोमा ने डिग्री आपका जो होगा वो चाहिए। अगर स्कोर कार्ड आ जाता है, स्कोर कार्ड तो आ जाएगा कुछ ही दिन में, तो स्कोर कार्ड आपका चाहिए, आपने कितना स्कोर गेन किया था। और साथ में एडमिट कार्ड हो तो एडमिट कार्ड भी चाहिए। अगर नहीं है तो स्कोर कार्ड सफिशिएंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के कैंडिडेट हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एनओसी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो वहाँ पे वो लोग आपको फॉर्मेट देंगे, या फिर नॉर्मली आप नेट से सर्च करोगे तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा। और वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है किसी गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ही वहाँ पे जाओगे अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है ऐसा कुछ बनवाने का तो आप एक दिन में बनवा लोगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है गैजेटेड ऑफिसर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर वो लोग मांगते हैं तो सबमिट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ही एनओसी चाहिए, तो आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना होगा, अगर पुराने आप कहीं जॉब में हो। नेक्स्ट है आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर कोविड वैक्सीन अगर आपने लगवाया है तो ये भी वहाँ पे मांगते हैं। तो अगर पहले से नहीं बना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो वो लोग लगा देंगे, और नहीं है तो वैक्सीनेशन आपको करवाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन कार्ड। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो चाहिए वो यूपी का, वो भी 9/11/2021 के पहले का होना चाहिए, क्योंकि 9/11/2021 को लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो भी बिफोर 9/11/2021 का ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है 9/11/2021 का तो चाहिए, लेकिन ये अगर ओबीसी है तो ये 3 साल के अंदर का चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो 1 साल के अंदर का चाहिए। अगर एससी कैंडिडेट है तो एससी कैंडिडेट के लिए लाइफ टाइम कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है 9 तारीख के पहले का होना चाहिए, लेकिन 9 तारीख के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए। इसके अलावा भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।